स्टार्ट करते हैं क्लैट 2020 जीके एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट जीके सेक्शन ऑफ क्लैट 2020। एज वी नो, जैसा आप जानते हैं कि क्लैट हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। क्लैट हैव ऑलवेज सरप्राइज फॉर यू, बट दिस ईयर इट वाज जीके। लेट्स सी आपने क्या किया, कैसे किया और कौन से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए, उसके आंसर्स एम्बिगुअस हैं और कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। फर्स्ट टाइम दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, बट ये भी सच है कि जैसा उन्होंने मॉडल पेपर में दिखाया था उस टाइप से तो उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। नो डायरेक्ट क्वेश्चन, each and every question related to the passes connected to the each other, और कुछ कुछ जगहों पर some places you can get answer from the passes directly। तो अगर अपने माइंड को कूल करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आपने अच्छा किया होगा। लेट्स सी, द फर्स्ट पैसेज इज रिलेटेड टू द एफडीआई। बेसिकली दिस इज नॉट एफडीआई, दिस इज द आत्मनिर्भर भारत package. The whole set was related to that. And 15th of August 2020 न्यूज़पेपर से निकाला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। द गवर्नमेंट अनाउंस पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़। कितने बार आपने सुना होगा, मेन हेडिंग्स में आते थे, मीम्स बनाए गए थे, तो 20 लाख करोड़ आपको आइडिया होना चाहिए था। सो योर आंसर इज हियर बी, 20 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल फॉर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। कौन सा गोल नहीं है, यहां आपको पॉइंट आउट कर, नॉट अ गोल। डायरेक्ट आपके आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन डी, it will help in elevating quality of life in urban areas. Why only urban areas? It will help across India. So out of these 4 options you can choose your correct answer, which is not true and it is not related to the Atmanirbhar Bharat package. And other options you can read and you can understand कि इन सब का कहीं ना कहीं लिंक है आपके आत्मनिर्भर भारत पैकेज से। स्पेशली अगर आप ऑप्शन सी को देखें, इट वुड बूस्ट वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प इंडिया टू बिकम अ फूड फैक्ट्री of the world. Exactly correct. It will help in achieving the goal of self-sustainable rural economy. Yes, it will help. We will become vocal for local. Yes or no? It will help in alleviating the distress of migrants when they return to their village. Yes, we will provide them employment at their own place। उनके गांव में ही, उनके आसपास ही उनके अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे, और ये पॉसिबल है अगर हम आत्मनिर्भर पैकेज को सही ढंग से इंप्लीमेंट करें तो, और वोकल बने लोकल के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 33। Stepping stone. Which of the following event can be seen as the stepping stone for the growth of foreign direct investment in India? पहली बार में तो आपको चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विल डेफिनेटली improve the FDI in India. And the second option, the amendment in the FDI policy increase the upper cap from 26 to 49%. ये भी आपको कहीं ना कहीं FDI के इंक्रीमेंट को दिखा रहा है। सो आप जा सकते थे डी ऑप्शन की तरफ, और कईयों ने डी ऑप्शन लगाया है, बट दे आर आस्किंग अबाउट द स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स FDI इंप्रूवमेंट, FDI को इंक्रीज करने के लिए। नन अदर देन बच्चों, द इकोनॉमिक liberalization in the year 1991. At the time our finance minister was Dr. Manmohan Singh, and the liberalization, privatization, globalization we included in our 8th 5-year plan, which is the best 5-year plan till now। और उसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997, और मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं कि सेम 5-year प्लान में हमने HDI के कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट किया था। आई होप यू रिमेंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
या ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। इंडेक्स तो आपको यूएनडीपी पे जाना पड़ेगा, वहां नहीं जाते हैं, बट इसका आंसर सेकंड होगा और बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपने इसे सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, यहाँ ध्यान देने की बात है, concentrate here, not related to the vocal for the local initiative of the Indian government. डायरेक्ट आंसर पर आते हैं बच्चों, क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक हब्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई। सो हाउ इट इज रिलेटेड टू द वोकल फॉर लोकल, दिस इज डिफरेंट थिंग। यस, इंडिया में इस समय डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ढेर सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट अपने पैसे को बाहर निकाल रही है जिससे मार्केट के अंदर पैसे जा सके या लाया जा सके, प्लस एफडीआई को भी इंक्रीज किया जा रहा है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। अदर्स को, अदर ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। रीबूटिंग द एमएसएमई, स्पेशली द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यस इट इज रिलेटेड टू द वोकल फॉर लोकल। And generating new opportunities for employment at the local level, earlier I said, for the migrant people. And the last option, promoting the indigenous manufacturer and support through financial aid, yes. So all these three, A, B and D is correct, and it is related to the vocal for local initiative. Only the option C is not related to the vocal for local initiative. Let's see question number 35. Under the national infrastructure pipeline, the government plan to invest more than rupees 102 lakh crore on the infrastructure project for the year 2024-25 by the 24-25 with the center, state and private सेक्टर पार्टनरशिप। और आपसे पूछा गया है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसका कितना हिस्सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और जहां तक मैंने इसे पढ़ा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू माय आंसर, द आंसर शुड बी 39, 39 एंड 22। ऑप्शन सी सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, बट इन्होंने कैसे डी ऑप्शंस लगाए हैं आई डोंट नो। तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करिए, क्योंकि ये आंसर इन्होंने गलत दिया है। राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन, 39 सेंटर, 39 स्टेट एंड 22% प्राइवेट सेक्टर से पैसे लगाए जाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड पैसेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पैसेज इज अगेन रिलेटेड टू द कोरोना एंड द इकोनॉमिक्स। बढ़िया पैसेज था ये, आपको देख के भले ही घबराहट हुई, आप परेशान हुए, बट इतना टफ भी नहीं था ये पैसेज। Look at the first question. Which of the following has been replaced by one at the above passage? Let's see what is one here. Here is one. So read from here. India now has record foreign exchange reserve of 1 billion. अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये इंडिया के फॉरेन रिजर्व को पूछ रहे हैं, वो भी कब, 2 सितंबर 2020। बट इसके ऊपर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, पैसेज को रीड करते बच्चों, तो यहां से देखिए, फ्रॉम अ लो ऑफ 275 billion in the September 2013 when rupee came under severe pressure due to so-called temper tantrum by the US Federal Reserve. But India now has a record foreign exchange reserve X billion, that is 1 billion according to the passage, as on 21st of August. ठीक है, 21 अगस्त को कितना पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, ये है आपके लिए हिंट यहाँ है बच्चों। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं, और 95% रेज ओवर द 7 ईयर। 7 साल पहले कितना था, 275 बिलियन, कितना इंक्रीज हो गया, 95%। बच्चों 275 का 90% इंक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा, इट विल बिकम 536.25। आई नो दिस इज जनरल नॉलेज, बट आई एम यूजिंग मैथ, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हो, आपको स्मार्टनेस दिखानी थी विद दिस पैसेज। और अगर आप 536.25 निकाल लेते, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? द राइट आंसर इज ए, 537 बिलियन डॉलर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। कोरोना पैंडेमिक ने पूरा कवर करके रखा है आपके क्लैट के जीके सेक्शन को, और ये भी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पीरियड में द आरबीआई टू बूस्ट
economy during the current pandemic situation. Which of the following economic policies have been recently used by the RBI? So actually the all of the above are correct. अगर आप regular newspaper reader हो, so आपने जरूर पढ़ा होगा कि फॉरेक्स स्वैप, जिसको FX स्वैप भी बोलते हैं, LTROs, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, OMOS, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन तीनों को यूज किया है आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। कुछ लोगों ने सजेशंस दिया था हेलीकॉप्टर मनी के लिए, उसे हमने अडॉप्ट नहीं किया। हमने इन 3 स्टेप, आरबीआई ने इन 3 स्टेप को उठाया था मार्केट को बूस्ट करने के लिए। चलिए, आप सोच रहे होंगे व्हाट इज LTROS या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज which of the following is statement related to the long term repo operations as measures to support the economy in corona pandemic situations? तो प्यारे बच्चों, all of the above is correct for this. आई होप कि आपने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को पढ़ा हो। बच्चों, आरबीआई अपने रेट्स को रिड्यूस किए बिना विद द हेल्प ऑफ LTROs वो बैंक्स को प्रमोट करते हैं। थर्ड ऑप्शन पढ़ लेना, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट थर्ड, एक्चुअली सेकंड ऑप्शन। बैंक को प्रमोट करते हैं कि वो अपने रेट्स को कम कर सके, जिससे मनी की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाए मार्केट के अंदर, या इजीली अवेलेबल हो पाए मनी पब्लिक को। दिस इज LTRO। Answer D is correct. Question number 39. Which of the following will be used as a platform of core banking solutions to implement the LTRO? यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना था बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ई कुबेर के बारे में। What is ई कुबेर? ई कुबेर is a portal for the banks, और with the help of this portal आरबीआई अपनी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस या कोर बैंकिंग को करता है विद द बैंक्स। जैसे हम और आप बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक एक दूसरे बैंक के साथ जुड़े होते हैं विद अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और हम किसी भी ब्रांच से कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। भले ही मेरे पास एटीएम किसी और बैंक का हो, बट किसी और बैंक के एटीएम से भी अपने पैसे निकाल लेते हैं। सो ये कोर बैंकिंग है बच्चों। सेम आरबीआई अपने बैंकों के साथ जुड़ने के लिए, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई अपने बैंक के साथ जुड़ने के लिए 24/7 जुड़ने के लिए जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस निकाला है, जो पोर्टल है बच्चों, वो चलता है ई कुबेर के ऊपर। और अगर स्मार्ट बच्चे हैं तो कुबेर का मतलब आप भी समझते हैं, ओनली वन इज रिलेटेड टू द मनी। सो ई कुबेर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आपको स्मार्टनेस दिखानी थी बच्चों इधर। व्हाट इज द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सम ऑफर्ड बाय आरबीआई अंडर द मेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्वेप? मेन हेडिंग में ही लिखा था बच्चों, $5 बिलियन इकट्ठा करने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज स्वैप लेकर आया था। आगे चलते हैं अगले पैसेज पे, रफाल डील, और काफी फेमिलियर टॉपिक था। 100% आपने रफाल डील टॉपिक को पढ़ा था। लेट्स सी कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे थे। टॉपिक तो सारे आपके पढ़े हुए थे, बट क्वेश्चन आपने किया था या नहीं किया था, बस यही प्रॉब्लम की बात थी आप सबके लिए। और ये भी जुलाई मंथ का है, डेटेड जुलाई 27, 2020। तो आप देखें ज्यादातर क्वेश्चन मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब बात के 2020 के। और बार बार हम सब ने आपको बताया था कि बच्चों फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट 2020, उसके बाद टाइम बचे तो 2019 को कवर करना, या उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना। छोड़िए पुरानी बातों को, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, द रफाल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस is seen carry great strategic significance. बढ़िया। Which of the following is directly impacted by this deal? ऑप्शन बी सबसे पहले पढ़ता हूं, वन बेल्ट वन रोड मिशन ऑफ द चाइना। क्या लेना देना है भाई? व्हाट इज द रिलेशन विद द OBOR with the Rafale deal? Option C, the Chinese initiative to build a new Silk Road. What is the relation with the Rafale deal? The last option, the road route to the Middle East. क्या लेना देना? तो अगर आप सिर्फ
आंसर नहीं भी पता था बच्चों, तब भी आप ऑड मैन आउट करके सिर्फ एक ऑप्शन है जो रफाल डील की बात कर रहा है, इंडिया और फ्रांस की बात कर रहा है। हाँ, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये रफाल डील कौन सी कंट्री के साथ की है, और हम 100% श्योर कि आपको ये पता थी। सो द ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, आपको पढ़ाया था मैंने, रीयूनियन आइलैंड पे इंडिया फ्रांस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी, और इंडिया और फ्रांस की दोस्ती को हमने क्लास में कई बार बात की थी। मैंने ये भी बताया था बचपन में अपने प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे, और बचपन में इमैनुअल मैक्रोन क्या करते थे, दोनों ने कौन से अवार्ड जीते थे, कौन सा टैक्स फ्रांस ने इंप्लीमेंट किया था फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जिसको फॉलो करता है इटली। याद आया कुछ बच्चों? और फिर G8 में स्पेशल इन्विटेशन मोदी जी को था। ये सारी बातें हमने की थी। तो इंडिया फ्रांस के रिलेशन तो आप जानते ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको जो आंसर सही मिला वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, हैमर स्टैंड फॉर इस रफाल डील में, और अगर आप लोकल चैनल देखते हैं तो आपने पूरे दिन क्या पूरे वीक देखा होगा रफाल के ऊपर। और ये हैमर जो गाइडेड मीडियम रेंज मिसाइल है, ये जो हमने रफाल डील की है उसमें हैमर इक्विप होंगे, और हैमर काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थे हमारे करंट डिस्प्यूट जो इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है, इसलिए कि ज्यादा ही न्यूज में था ये हैमर। सो दोबारा बताता हूं बच्चों, हैमर एक गाइडेड मीडियम रेंज मीडियम रेंज गाइडेड मिसाइल है, जिसको हम एयर से या वाटर से लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली इसको फ्रांस ने बनाया था अपने नेवी के लिए और अपने एयरफोर्स के लिए, और हमने इसे खरीदा है विथ रफाल। फुल फॉर्म की बात हो रही है, बाकी तो लेंदी बनाने के लिए क्वेश्चन को बड़ा किया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हैमर? सो द हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। रफाल जो लास्ट के दो ऑप्शन थे वो तो एब्सोल्युटली गलत थे, आपको ए बी में से एक चूज करना था। राइट आंसर इसमें बी है बच्चों, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। आई होप कि आपने सही किया हो बच्चों। Which of the following has been replaced by one in the passage? चलिए देखते हैं पैसेज में वन है क्या बच्चों, फिर आपको बताता हूं आंसर क्या होना चाहिए। द फाइटर जेट बिल्ड बाय द फ्रेंच एविएशन फर्म, याद आ गया, फ्रेंच एविएशन फर्म डसॉल्ट एविएशन, कई बार आपने पढ़ा था, कई बार सुना था। सबसे इजी क्वेश्चन इस पैसेज का आपके लिए। रफाल को बनाया है डसॉल्ट एविएशन ने, और डसॉल्ट के ऑफिस कई बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स भी जा चुके हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे इस डील के ऊपर। रिसेंटली कैग की रिपोर्ट भी आई है रफाल डील के ऊपर, आई होप आपने पढ़ा हो उसे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, असेंबली एंड फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। अगर आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पढ़ते हैं और दिमाग में सबसे पहले आता है इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज तेजस, इफ यू रिमेंबर। और तेजस को बनाया था HAL ने। तो कुछ सेकंड थॉट आपको लेने ही नहीं थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को आंसर टिक करना था बच्चों। इंडिया में यही रिस्पॉन्सिबल हैं, और भी कई एयरक्राफ्ट थे जो न्यूज में थे, और ऑल इसके जो पूरी जिम्मेदारी है वो HAL के पास है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सो आई होप कि आपने आंसर सही किया होगा। DRDO यू नो वेरी वेल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, ईयर 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली, एंड जी सतीश रेड्डी इज द करंट चीफ ऑफ DRDO। हजारों बार आपने सुना है इसरो, इसरो से तो चेहरे पे मुस्कान आती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1969, headquarter Bangalore, Karnataka, nowadays headed by K. Sivan. Yes or no? चलिए क्वेश्चन नंबर 45, which of the following organization or the institutions is a major offset partner of the India in the Rafale deal? डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑपोजिशन के ऑब्जेक्शन से ये क्वेश्चन था। मिस्टर राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने ये डील की है। तो अगर आपने ये न्यूज पढ़ी होगी तो एग्जैक्टली आंसर आपको लगाना चाहिए रिलायंस डिफेंस लिमिटेड।
और बेसिकली बच्चों को कुछ डाउट है सर ये रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि जो पुराना नाम था रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका नाम था रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड. सो द फॉर्मर रिलायंस डिफेंस and engineering limited, nowadays Reliance Naval and Engineering Limited. तो नेम का कंफ्यूजन है. अकॉर्डिंग टू द आंसर बी इज राइट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, और डील में इसी का नाम है. बट अब देखते हैं कि सही नाम कौन सा है, इसलिए आप, मेरा सजेशन है कि आप इसमें एक बार ऑब्जेक्शन जरूर दें. एम्बिगुअस है, कौन सा सही है एग्जैक्टली ये देखना बहुत जरूरी है. क्लियर? आगे चलते हैं अगले पैसेज में. India's defense minister virtually inaugurated a 80-kilometer long road in Himalayas. Okay, the passage is related to the India-Nepal border dispute. 11th of June 2020 न्यूज़पेपर से निकाला हुआ ये पैसेज है, और आई एम 100% श्योर कि आप ये पूरा का पूरा पढ़कर गए थे. इंडिया का जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और नेपाल के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये जो ट्रायंगल है. काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये जो रीजन है जो ड्रॉ किया हुआ बच्चों, डिस्प्यूटेड पोर्शन यही है, और पैसेज भी इसी पे था, और आगे सारे क्वेश्चन इसी मैप से रिलेट करते हैं. चलिए बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग can be seen as the direct cause of the dispute between India and Nepal. Direct cause की बात करें बच्चों, तो अब इसमें जीके क्या, अगर आप पूरा मैटर समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होना चाहिए. आपको गलत लगता है तो आप इसे ऑब्जेक्शन करिए, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है आप समझिए, बट मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं. The first one, the defense minister inaugurated a motor-able link road to connect India and China. भाई मानसरोवर यात्रा करने के लिए, मानसरोवर जाने के लिए, चाइना रीजन जाने के लिए अगर आप इस रूट से जाएंगे जो न्यूली बिल्ड रोड है, तो टाइम और डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा, पहला रीजन. और वो जो रोड है वो उसी हिस्से से होके जाता है, दैट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया है. डिस्प्यूटेड रीजन, जिसको इंडिया अपना कहता है और नेपाल अपना कहता है. Second option, the 2015 agreement between India and China for using the Lipulekh pass for trade. तो बच्चों ये पैसेज में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज. मतलब अगर आपको ये पता नहीं था तो भी अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये ट्रू है. यस, ऐसा किया था इंडिया और चाइना ने, तो ऑब्जेक्शन होगा ही होगा नेपाल को, और डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये इस मैटर को लेकर के. थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इंडिया पब्लिश्ड अ न्यू मैप which showed the region of Kalapani as a part of Indian territories, और इसमें कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्शन किया नेपाल ने. आई होप आपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तो रिजॉल्व कर लिया, वाटर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट 100% आप पढ़ के गए थे, इंक्लूडिंग दैट रन ऑफ कच्छ में जो है सर क्रीक डिस्प्यूट, सब आपने पढ़ा था. Question number 47, very easy now for you. Kalapani, Lumpiadhura and Lipulekh. Option C is correct. Question number 48, the Treaty of Sugoli was signed between which of the following pairs? बच्चों अगर Treaty of Sugoli याद करो तो 1816 में साइन हुई थी, और आप सोचो 1816 में इंडिया में कौन था? इंडिया में थी ईस्ट इंडिया कंपनी. क्लियर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आंसर में आएगा ही आएगा. यहाँ यूके का कोई रोल नहीं है, इंग्लैंड का कोई रोल नहीं है, चाइना से कुछ लेना देना नहीं है. एंग्लो एंड गोरखा वॉर चले थे बच्चों 1814 टू 1816. इस वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी, और दिसंबर 1815 में हुई थी, और इनफोर्स हुई थी ये 2016 जनवरी मंथ में. So right answer for the question number 48, option D, East India Company and Nepal. आगे चलते हैं. Recently Nepal has issued a map claiming Lipulekh Pass as a part of its territory, which include the district of, already मैं आपको बता चुका हूँ, धारचूला डिस्ट्रिक्ट है. नेपाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? धारचूला डिस्ट्रिक्ट. इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? तो वो उत्तराखंड का पोर्शन है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा.
Question number 50. Which of the following rivers is called as Narayani River in Nepal? So ये स्टैटिक जीके था बच्चों। गंडक रिवर जो इंडिया में है, जो कि फ्लड कॉज करती है बार बार उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में या उस वाले रीजन में, उसे नेपाल में नारायणी रिवर कहते हैं। आई डोंट नो कि आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी, क्योंकि आप मेजर रिवर्स के नाम याद रखते हैं लाइक ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा इन बांग्लादेश, बट आपने सोचा नहीं सोचा नेपाल के लिए, जो कि डिस्प्यूट था इंडिया और नेपाल का। नॉट ओनली दैट रीजन, इस रीजन में भी कई डिस्प्यूट रेज किए थे इंडिया ने नेपाल के साथ, तो आपको पता होना चाहिए था। Second passage or the next passage is related to the National Education Policy 2020. बढ़िया। अगेन टॉपिक या पैसेज तो काफी फेमिलियर था, बट क्वेश्चन जो पूछा है क्लैट में, सारा सरप्राइज इन्होंने यही दिखाया है। आइए देखते हैं। Which of the following statement are not true in relation to the change? Let me see. दिख नहीं रहा। Relation to the changes by the NEP 2000. चलिए डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। The development of national core curriculum by to provide a new curriculum by 2021. एक्चुअली ये इतनी जल्दी स्टार्ट तो कर रहे हैं हम NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करना, बट हम कोर्स में या सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट because it's not true and other options are true. You can read the NEP 2020 aim at making India a global knowledge superpower. Yes. The renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education. Yes, it is true. And the new education policy aimed to facilitate an inclusive, participatory and holistic approach. Yes, it is also right. So option C को आप odd man out करके भी निकाल सकते थे। दो तरीके से आप इसे कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। Not related to. Which of the following is not related to the aim of NEP 2020? To achieve 80% gross enrollment ratio at the undergraduate level. Actually बच्चों हमें अचीव करना है 50% till 2035। काफी डेप्थ में जाके ये क्वेश्चन पूछा था और वन ऑफ द गोल है। बाकी ऑप्शन ए बी सी एब्सोल्युटली राइट है, बट जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अभी चाइना हमसे बहुत आगे है। वी आर आई थिंक अराउंड 26 पॉइंट समथिंग और 26 के आसपास कहीं हमें उसे जस्ट डबल करना है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें उसे 50% पहुंचाना है टिल 2035 with the help of NEP 2020. So D is not correct and your answer is option D. Question number 53 देखते हैं बच्चों। Which of the following is proposed as a change in the structure? Let me see. Structure of institutions responsible for affiliation and under the NEP 2020. बढ़िया, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन ए पढ़ के ही आपको याद आ जाता, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट इसको एम्फेसाइज कर रही थी। सारे कमीशंस काउंसिल्स को मर्ज करके पूरी पावर किसको देना चाहते हैं? ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को विल बी द सेट अप एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को सारे के सारे अथॉरिटीज एक पास इकट्ठा करने की, अम्ब्रेला बॉडी बनाने की जरूरत है, ऐसा बार बार गवर्नमेंट कहते आई है। बढ़िया, आई होप कि आपने इसे पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिकल अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया? अगर आपने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ HECI। ऐसा कुछ होता है नहीं इंडिया में, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग काउंसिल्स होते हैं, नेशनल एजुकेशन काउंसिल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज द प्रपोज्ड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर
for education out of GDP under NEP 2020. So as हमने क्लास में आपको कई बार बताया कि इंडिया एजुकेशन और हेल्थ में बहुत कम इन्वेस्ट करती है, बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है, अराउंड 2%, लेस देन 2% ऑफ द GDP. बट आपको ध्यान रखना था कि नाउ वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 6% आउट ऑफ GDP. तो 6% ऑफ द जीडीपी का हम 6% लगाना चाहते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में. क्वेश्चन नंबर 56 लगाने के पहले आपके पास नया पैसेज है एंड यू हैव द इजीएस्ट वन पैसेज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि ये पैसेज सबसे आसान पैसेज था बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू SCO एंड सार्क तो आपको पहले दिन क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों. साउथ एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, यस और नो. लेट्स सी. टॉपिक तो फेमिलियर था, क्वेश्चन कितने फेमिलियर थे आपके देखते हैं क्वेश्चंस के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन इन द पैसेज. आइए वन पढ़ते हैं. क्या है, व्हाट इज वन हियर? आपने यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया होगा. टू बी चेयर्ड बाय द प्रदीप कुमार ग्यावाली नेपाली अंकल है, ठीक है, ऑफ नेपाल. तो अब आपसे पूछा जा रहा कौन है ये. थोड़ा सा पीछे चले आइए बच्चों. अगर पैसेज को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी. दिस ऑल मेंबर्स कंट्रीज कन्फर दिस चेयर्ड बाय. तो भाई मीटिंग किसकी चल रही है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की. तो नेपाल की ये जो अंकल हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के होंगे? पैसेज में वन मिनिस्ट्री तो पूछ रहा है. लुक एट दिस क्वेश्चन. तो ऑटोमेटिकली अगर आपने पीसफुल्ली पैसेज को रीड किया होगा तो आप 100% टिक किए होंगे कि इन क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ नेपाल. क्लियर? वैसे तो हमें याद, मुझे खुद भी नहीं आता हु इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ नेपाल. आपको बार बार मैंने KP शर्मा ओली या भंडारी की बात की होगी, लेडी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. और मैंने बार बार आपसे कहा है बेटा, concentrate on M. In pain MBBS you have to take care of M. M for not Myanmar, M for not Mauritius, M for not Malaysia, M for Maldives. Actually मैं शॉर्टकट बता गया बच्चों. मैंने आपको बताया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन which were founded in their 1985 headquarter, you can say secretariat, situated in Kathmandu, Nepal. There are 8 member country. Initially it was only 7. In the year 2007 Afghanistan became the latest member country in SAARC, and the code name of the 8 member country of SAARC is PAIN MBBS, in which मैंने आपको PAIN MBBS का मतलब बताया था. और M का मतलब बच्चों इस कोड में मालदीव है. यस और नो? ऐसा ही मैंने आपको बिम्स्टेक भी क्लास में प्रॉपर तरीके से याद कराया था. मैं 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा. Which of the following has been replaced by 5 in the passage? आइए पैसेज में चलते हैं, 5 पे चलते हैं. Where is 5? Here is 5. This was the एडवाइजरी बॉडी, द होस्ट. चलिए किसकी बात हो रही है? थोड़ा सा ऊपर आ जाइए. यहां से आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा. बात किसकी चल रही है? SCO, वर्चुअल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स. तो खत्म होगी बात. अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग की बात चल रही है और वो भी SCO की मीटिंग, तो आपको तो पता ही था कि SCO मीटिंग्स 2020 में होस्ट कौन कर रहा है. यस और नो? चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की हो या आपके फिनेंस मिनिस्टर्स की मीट हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीट हो, सारे के सारे वर्चुअली कंडक्ट करा रहा है रशिया. और एक में तो अपने अंकल उठ के भी चले गए थे, अगर आपको याद हो तो आगे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा. तो काफी पॉपुलर था ये टॉपिक, आपके लिए ये बहुत आसान था क्वेश्चन.
Question number 59. India has not agreed to attend summit hosted in Pakistan, but काफी लंबा कर रहे हैं क्वेश्चंस को ये लोग आपका टाइम किल करने के लिए। फिलहाल पूछना ये चाहते हैं कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी सार्क की। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास में कई बार बताया है कि 2016 इट वाज सपोज टू हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, बट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से इंडिया ने मना कर दिया था। सो सार्क समिट हुई ही नहीं 2016 की, 18 की नहीं हुई, 20 वाली प्रपोज्ड थी श्रीलंका में होने की, और उसे भी कोरोना ले गया। Yes or no? So the right answer 2014, मोदी जी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, सार्क समिट में काठमांडू गए थे, ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था, एक हॉस्पिटल भी गिफ्ट किया था नेपाल को, और मोदी जी के आने के बाद आफ्टर फ्यू डेज पूरा नेपाल अर्थक्वेक से परेशान था। नॉट ओनली नेपाल, हम भी तो परेशान थे। कुछ याद आया बच्चों? तब आप बहुत छोटे होंगे, बट वो जो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक था वो जस्ट आफ्टर सार्क समिट थी बच्चों। और 2014 में सार्क समिट काठमांडू नेपाल में हुई थी। इंडिया से रिप्रेजेंट करने अपने न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे। क्वेश्चन नंबर 60. The above passage mention about the Pakistan Special Advisor on National Security यूसुफ साहब के पीछे जो मैप बना था बच्चों, उस मैप में पाकिस्तान ने जूनागढ़ को, जो कि गुजरात रीजन में है, जूनागढ़ को इंडियन रीजन को, इंडियन जो कि गुजरात में है, उसे पाकिस्तान वाले रीजन में शो किया था। सो क्वेश्चन नंबर 60, और इसी के ऑब्जेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां से उठ के चले भी गए थे। कुछ याद आया? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन ए जूनागढ़ इज अ राइट आंसर। आई थिंक दिस इज लास्ट पैसेज। यस, दिस इज लास्ट पैसेज, और इस पैसेज में केवल 6 क्वेश्चन थे, बाकी सभी पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे। इन द मिडिल ऑफ द पैंडेमिक, यूएई इजराइल अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है बच्चों। यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। तो अगेन पैसेज तो आपके लिए काफी अच्छा था, फेमिलियर था, आप खुश हुए देख करके, क्योंकि यूएई के बाद बहरीन ने भी स्टेप उठाए और अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। सबसे पहले यूएई ने कहा वी विल एस्टैब्लिश आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, और इन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अमेरिका ने। अब अमेरिका को क्या फायदा है? पहला फायदा तो आपको यही दिख रहा है कि नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गए। दूसरा, सुना है उधर इलेक्शंस आ गए हैं। यस और नो? ये सारी बातें हमने क्लास में कर रखी हैं। लेट्स सी कि क्वेश्चंस कितने आसान थे आपके लिए या कितने टफ थे। उसमें जीके कम, रीजनिंग मुझे ज्यादा दिख रही है इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 61, पहला ही क्वेश्चन है, द यूएस इज सीन एज अ मेजर रोल प्लेयर इन द पीस डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन द डील। अब यूएस इस डील में इन्वॉल्वमेंट हुआ किस रीजन की वजह से नहीं, कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से यूएसए इसमें इन्वॉल्व था। डायरेक्ट आंसर पर आते हैं बच्चों। द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रैटेजिक रूल टू यूएस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन द मिडिल ईस्ट, नो, ऐसा कोई भी रूल अमेरिका को नहीं मिलने वाला है। अदर 3 स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। आप इसे रीड कर लीजिए और देख के समझ में आएगा, यस दे आर एब्सोल्युटली राइट। Question number 62, which of the following is true in relation to the stake of Palestine in the peace deal between UAE and Israel? यहां ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है पैलेस्टीन को। पैलेस्टीन के लिए सोचें तो क्या ट्रू है, इज ट्रू। और पैलेस्टीन की बात बच्चों सिर्फ सीधा आंसर पर आते हैं। द डील मार्क्स बोथ अ विन एंड सेट बैक टू द इजराइल एंड पैलेस्टीन रिलेशन। ये क्यों सही है? पहले अदर ऑप्शंस के साथ चलते हैं। इजराइल हैज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? नो, नॉट एट ऑल। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पैलेस्टीन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीन की अलग डिमांड है, पैलेस्टीन के अलग सपोर्टर्स हैं।
आखिरी ऑप्शन देखते हैं, अ पीस ट्रीटी वुड आल्सो बी साइन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, नो नॉट एट ऑल। सो ऑड मैन आउट करके भी आपने निकाल लिया। पैलेस्टीन के लिए अच्छा सिर्फ इतना है बच्चों कि इजराइल ने जो कहा था कि मैं एनेक्सेशन करूंगा वेस्ट बैंक पे या गोलन हाइट में या गाजा स्ट्रिप पे, वो सब ये एज इट इज रखेंगे, सिचुएशन को इंक्रीज नहीं करेंगे और ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं करने वाले हैं ये पैलेस्टीन वाले रीजन पे। आई होप कि आपने पढ़ा हो 1967 सिक्स डे वॉर, जब इजराइल ने 6 डेज में 6 नेशंस को हराया था। तो आपको इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, और उसके बाद जो इसकी पावर और रीजन जो बढ़ा पैलेस्टीन वाले इलाके में, पैलेस्टीन तो पूरे की तरह गायब है, थोड़ी थोड़ी जगहों पर आपको दिख जाएगा। यस और नो? सो अगर पीसफुली अगर आप इसे सोचते तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सही कर लेते। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following is not a direct impact of the peace deal in the Middle East region? डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, सीधा आंसर पर आता हूं। द डील मार्क्स अ हिस्टोरिक डे एंड सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स पीस इन द मिडिल ईस्ट। बाई इन फ्यूचर मे बी इट विल गो टुवर्ड्स द पीस। तो बाकी सारे के सारे तो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं इम्पैक्ट की क्या क्या हुआ, ऑप्शन पढ़ के आप देख सकते हो। बट ये जो पीस वाली बात है वो अभी नहीं होने वाला है। यस, इट विल improve the situation in the Middle East. Clear? Question number 64. Which of the following is not related to strategic goal of India in the Middle East? याद रखना पैसेज में हम बात कर रहे हैं यूएई की, इजराइल की, और अब बात हो रही है इंडिया के रिलेशन इन मिडिल ईस्ट। इंडिया शुड रीवैम्प इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन विद द यूएई। यस, सच है, करेंगे, क्योंकि हमें भी तो फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। India should move fast to capture the extended neighborhood market before it come under the influence of China, जैसा कि ईरान में हुआ है। आपने देखा ईरान में अभी हमारे रिलेशन तो खराब हो चुके हैं, लेकिन चाइना ने अनाउंस किया दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी एंड ईरान विल प्रोवाइड सब्सिडाइज रेट पर उन्हें क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया को करना ही चाहिए, इंडिया को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अगेन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जीके नहीं दिख रहा, दिस इज रीजनिंग। और अगर आपने पूरी कहानी पढ़ रखी है तो कंक्लूजन पे आप पहुंच ही जाओगे कि इंडिया शुड इंश्योर स्पेस फॉर ईरान इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी डील इन द रीजन। इससे क्या लेना देना है? जब हमारे पास अंकल सैम है, जब हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, तो ईरान से डरने की बात ही नहीं है। तो ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली आपको ट्रू नहीं दिख रहा है, नॉट ट्रू। और स्पेशली अगर बात करें इस डील के साथ इंडिया का लेना देना, तो ये अलग मैटर ही है। तो आप 2-3 तरीके से क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते थे अगर आपने पढ़ा है तो, और अगर आपने पीसफुली सोचा होता तो। आई होप कि आपने ये आंसर सही किया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बढ़िया रैंडम क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछे, इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। वाह वारे क्लैट। इजराइल डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट आंसर पर आते हैं बच्चों। आंसर इसका सही है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बट द बेसिक लॉ ऑफ 1950 इज देयर इन इजराइल, जिसके अकॉर्डिंग बाद में उन्होंने चेंजेस या अमेंडमेंट भी कर रखे हैं। सो इनफैक्ट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक लॉ है 1950 की, इसमें उन्होंने कुछ बार चेंजेस भी किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 66। Israel is a theocratic Jewish state, but it follows legal populism accordingly it has। बात करते हैं क्या लेना देना इसका जीके से, मुझे समझ में नहीं आया, बट क्वेश्चन है तो आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। आंसर सी इज द राइट आंसर। ईच रिलीजियस कम्युनिटी हैज इट्स ओन रिलीजियस कोड टू डील विद द पर्सनल लॉ डिस्प्यूट। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आ ही नहीं सकता, पहले सेकंड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। रिलीजियस कम्युनिटीज Jewish code to decide cases of all religious communities, आप ऐसा नहीं कह सकते।
नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन पर्सनल लॉ एंड पब्लिक लॉ, नहीं भाई बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो अगर आप इस तरह से भी एनालाइज करते हैं बच्चों, तो आप सी ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। और प्लस अगर आपने इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो प्यारे बच्चों इस तरह से पूरे पेपर की एनालिसिस हो गई। टुडे एलेट भी आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि कल तक हम आपको एलेट, और आई नो कि यू नो वेरी वेल कि एलेट बहुत आसान था। लेट्स सी कि आपने कितने आंसर सही किए होंगे। जो जो क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है प्लीज आप उसे भेज दें आज रात 12 बजे तक। लेट्स सी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर चेंज करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इन टच और अपडेट अस। थैंक यू सो मच बच्चों।